हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज की हम क्लास में प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एचएसएससी में आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन शुरू होता है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, तो ये किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? ये सदस्यों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है, तो वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है घरेलू उधारों से। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? तो भारतीय संविधान में हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान के बारे में एक तरीके से एक कंक्लूज़न थोड़ा सा वहाँ पे पेश करती है। बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति अगर भारत के संविधान को पढ़ता है, उसको पढ़ने से पहले देखिए, जो भारत का संविधान है उसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। अब जिस संविधान को बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा था, तो उसको पढ़ने में भी कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन इसके जो शॉर्ट फॉर्म में इसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंडिया के बारे में, वो भारत की प्रस्तावना में उनको निहित किया गया है, ताकि बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेता है तो वो भारत के संविधान के बारे में बहुत सी बातें जान सकता है। अब जो भारत का संविधान है उसको संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का परिचय पत्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। अब जो संविधान की प्रस्तावना है उसको कहाँ से लिया गया है? तो उसे अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया है हमने? ये जो प्रस्तावना वाला सिस्टम है ये कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना थी उसमें 1976 में एक संशोधन किया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसको 42वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या किया गया था? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्दों को ऐड किया गया था। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, और जो है एक तरीके से अखंड भारत। ठीक है, अखंड और धर्मनिरपेक्ष। इन शब्दों का प्रयोग जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है उसको पद से हटाने की एक प्रोसेस होती है, जिसको क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। और इस महाभियोग का वर्णन कहाँ पर मिलता है हमें? इसका वर्णन मिलता है आर्टिकल 53 में, जो आर्टिकल 61 में हमें इसका वर्णन मिलता है। तो जो अनुच्छेद 61 यानी कि आर्टिकल 61 है उसमें महाभियोग का वर्णन है। अब देखिए महाभियोग क्या है? महाभियोग में संसद के किसी भी सदन में जो है इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग को। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के जो है साइन की ज़रूरत होती है महाभियोग को लाने के लिए। अब जो लोकसभा और राज्यसभा में इसको पेश करने के बाद देखिए इसके ऊपर कार्यवाही होती है। ये सिर्फ 3 ही सिचुएशन में लाया जा सकता है, या तो संविधान का उल्लंघन किया गया हो, या फिर दुर्व्यवहार किया गया हो, या फिर अक्षमता यानी कि उसके योग्य ना हो उस पद के वो इंसान जो राष्ट्रपति के पद पर है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के पद पर वो काम कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो महाभियोग है वो 3 लोगों को हटाने के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है, राष्ट्रपति को, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपने पद से। अब जब जो अनुच्छेद 61 है उसके अकॉर्डिंग अगर जो 50 सांसद हैं राज्यसभा से और 100 सांसद लोकसभा से इसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बाद एक अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर 3 लोगों की एक समिति बनाई जाती है, कमीशन बनाया जाता है, जो इसके ऊपर कार्यवाही करता है कि हमें पद से जो है राष्ट्रपति को या फिर सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज को हटाना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए। अगर उनके ऊपर लगा हुआ आरोप सही है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो नीति है ये घोषित की गई थी? तो ये कौन से प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी? नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित की गई थी।
ठीक है। जो नरसिम्हा राव हैं उन्होंने देखिए जब वो पीएम बने थे, ये जो है देश के एक तरीके से हम कह सकते हैं 10वें पीएम थे नरसिम्हा राव जी। जब ये पीएम बने थे तो उस टाइम पे जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है बहुत ही कम हो गया था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उन्होंने आरबीआई के एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गवर्नर मनमोहन सिंह को क्या बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया, और उनकी हेल्प से जो सारी की सारी सिचुएशन थी उनको इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद देखिए जो सेक्शंस हमने अभी पढ़े थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उनमें हमने ऑप्शंस को डिस्कस नहीं किया था, तो एक बार ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो कौन सा अनुच्छेद है उसमें किस चीज़ का वर्णन है। तो जो आर्टिकल 53A है उसमें क्या है कि राज्यपाल जो है किसी भी टाइम विधानसभा का सत्र बुला सकता है, और वो जो सत्र बुलाएगा उसमें जो है कम से कम 6 महीने का ही ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, यानी कि साल में 2 बार जो सेशन है वो बुलाना होता है, किसको, राज्यपाल को। ठीक है। इसके अलावा 53 सेक्शन जो है उसमें राज्यपाल जो है विधानसभा को भी भंग कर सकता है। और आर्टिकल 74 जो है उसमें क्या है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा, पीएम होगा। ठीक है। ये वर्णन कहाँ पर किया गया है, आर्टिकल 74 में किया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक जो है रोक सकता है। तो कितनी अवधि तक रोक सकता है, वो उसको 4 माह की अवधि तक रोक सकता है। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किसके अंदर से भी होकर गुजरते हैं। तो वो कहाँ से भी होकर गुजरते हैं, वो देखिए हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो वो कहाँ से होकर गुजरते हैं, राजस्थान से भी होकर जो है वो गुजरते हैं। इसके बाद नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है। तो जो नंदा देवी शिखर है वो उत्तराखंड में स्थित है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। देखिए अगर हम भारत का एक रफली मैप देखें यहाँ पर, तो जो दक्षिण भारत है, ये जो दक्षिण भारत है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। इसके अलावा अरब सागर जो है ये इस डायरेक्शन में है, जो भारत है उसके, और यहाँ पर कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इंडिया का वो कौन सा स्थान है जहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलते हैं। तो वो जगह है कन्याकुमारी, जो बिल्कुल साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है। इसके बाद देखें निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बताना है कि कौन सा जो कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो वो है गांधीनगर, गुजरात में। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी जो यहाँ पर है वो काली नदी है। देखिए इससे पहले अगर हम बात करें कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, गमछा झार मित्र पर, यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा जो है राजस्थान है, पश्चिमी बंगाल है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये सारे राज्य जो हैं इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन सा बिना उपग्रह के है, यानी कि इनमें से कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए यहाँ पर कौन सा ग्रह है, ऑप्शंस देखिए कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर, शुक्र और मंगल, बुध और मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बुध और शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए कुछ डेजर्ट्स के नाम दे रखे हैं, कुछ कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, टकलामकान चीन, कराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गिब्सन ब्राज़ील। ये जो गिब्सन ब्राज़ील है ये सही से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बुध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो ये जो नाम दे रखे हैं इनमें से जो सुबुध है वो क्या था, अंतिम था। कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो जो कलिका पुराण है वो किस धर्म से संबंधित है, यहाँ पर हमें बताना है। वैष्णव धर्म से संबंधित है, या फिर जो है शाकत धर्म से संबंधित है, या फिर आपका जो ऑप्शन दे रखा है बौद्ध धर्म से संबंधित है, या फिर जैन धर्म से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है। तो गुलाम का गुलाम जो है वो इल्तुतमिश को कहा गया है। इल्तुतमिश जो है उन्होंने क्या किया था, देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उन्होंने कुतुब मीनार की
जो नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। मोहम्मद गोरी जो है उन्होंने भारत के ऊपर कई बार आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका युद्ध हुआ था। 1791 में जो है पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ, तराइन का पहला युद्ध जिसको कहा जाता है, और 1792 में जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद कहा जाता है। देखिए, गोलकुंडा की खान से हमें प्रमुख जो कोहिनूर हीरा है, बहुत ही फेमस है, वो हीरा मिला था कहाँ से? गोलकुंडा की खान से मिला था। और गोलकुंडा की खान से निकलने के बाद जो है वो बहुत सारे राजाओं के पास गया और अब जो है वो कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, क्योंकि जो महारानी विक्टोरिया है उसको गिफ्ट स्वरूप जो है दे दिया गया था। किसने दिया था? जो पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह होते थे उन्होंने दिया था। उससे पहले जो एक तरीके से नादिर शाह थे, अफ़गानिस्तान के से जो आए थे भारत में आक्रमणकारी नादिर शाह, वो मोहम्मद शाह को हराकर इसको यहाँ से ले गए थे, कोहिनूर हीरे को। कोहिनूर हीरा जो है मयूर सिंहासन के अंदर लगा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो है आत्मीय सभा के संस्थापक होने के साथ साथ ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। उन्होंने 1828 में किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इससे पहले 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने 1814 में, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और इसके अलावा 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन रॉय ने की थी और उनका साथ दिया था द्वारकानाथ टैगोर ने। इस जो सिस्टम उन्होंने चलाया था उसको आगे बढ़ाया था और बाद में केशव चंद्र सेन भी जो है उनके साथ जुड़ गए थे। इसके बाद देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये कानपुर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कानपुर में की गई थी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो वो किया था G.N.G. रंगा ने किया था। जो महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन था वो जो है 1917 में 1917 में चलाया गया था। कहीं पर 1916 भी मिल जाता है, लेकिन 1917 में जो चंपारण आंदोलन स्टार्ट किया गया था वो नील की खेती के लिए किया गया था। जो नील खेती करने वाले किसान थे उनके अधिकारों के लिए जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण, बिहार में। हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है? तो ये किस किस को दिया गया है? ये दिया गया है कंवल सिंह चौहान को, सुल्तान सिंह को और नरेंद्र सिंह को। देखिए, इनको किस किस काम के लिए दिया गया है? कंवल सिंह चौहान जो हैं इनको कृषि के लिए दिया गया है। इसके अलावा जो सुल्तान सिंह और नरेंद्र सिंह हैं उनको पशुपालन के लिए दिया गया है। अब कंवल सिंह चौहान जो हैं BA LLB हैं, लेकिन फिर भी वो अदालत में कम और खेतों में ज़्यादा दिखाई देते हैं, यानी कि उन्होंने खेती को, कृषि को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, जिसकी वजह से उनको पुरस्कार मिला है, पद्म श्री पुरस्कार। इसके बाद हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो वो कहाँ से मिले हैं? राखी गढ़ी, हिसार से मिले हैं। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हिसार में। जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत हैं? तो यहाँ पर जो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें हैं वो नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन जो है 6000 हो जाएगा, क्योंकि 6212 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, कितनी है टोटल? 6212। तो 6000 से अधिक जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको करेक्ट डेटा दे रखा है 6212 तो आप उसी पे टिक करेंगे, अदरवाइज 6000 से अधिक जो ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसी का प्रयोग किया जाता है, देवनागरी का। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुका जी जल भंडारण बांध परियोजना यमुना नदी की किस सहायक नदी पर बनाई गई है? तो ये कौन सी सहायक नदी के ऊपर बनाई गई है? गिरी नदी के ऊपर बनाई गई है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा मेहंदी निर्यातक कौन सा है? तो वो फरीदाबाद हो जाएगा। कौन सा है? फरीदाबाद। पथराला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो पथराला बांध है वो सोम्ब नदी के ऊपर बनाया गया है। कौन सी नदी पे बनाया गया है? सोम्ब नदी के ऊपर बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करनाल कुरुक्षेत्र और डैश की
कृषि का प्रमुख क्षेत्र है। तो करनाल और कुरुक्षेत्र में कौन सी फसल की खेती की जाती है? धान की ज़्यादा की जाती है, इसीलिए करनाल कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया है उसको धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सी कंपनी टायर बनाती है? तो यहाँ पर गुडईयर कंपनी जो है वो टायर बनाती है। हाल ही में फरीदाबाद का सराय ख्वाजा खबरों में क्यों था? क्योंकि इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया था, इसी वजह से हाल ही में ये खबरों में था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन सा हरियाणवी मधुर गाने गाता था? तो वो कौन सा हरियाणवी था? वो थे भाई परमानंद। देखिए पंडित नेकीराम शर्मा जो हैं उनको हिंद केसरी, जो हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को। और पंडित नेकीराम शर्मा को जो संबंध है हरियाणा में वो कहाँ से है? तो वो केलंगा गांव से है, और ये केलंगा गांव कहाँ पर है? भिवानी में है। इसके बाद ईश्वर चंद्र पांडे जो है वो एक क्रिकेटर रहे हैं, और जो उदय भानु हंस हैं वो हरियाणा के क्या हैं? राज्य कवि हैं। कौन है हरियाणा के राज्य कवि? उदय भानु हंस। हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती हुई और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो वो कौन से सरोवर में स्नान करने से मिलती है? वो मिलती है सनहित सरोवर में। ये जो हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो वो कौन सी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कौन सी झील है जिसमें स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो वो सनहित सरोवर है। सनहित सरोवर जो है कुरुक्षेत्र में है, जहाँ पर पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया था। इसके अलावा अगर दूसरे ऑप्शंस को देखें तो सूरजकुंड झील देखिए, सूरजकुंड झील जो है अनंगपाल तोमर या फिर सूरजपाल तोमर ने बनवाई थी, और ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। बड़खल झील कहाँ पर है? बड़खल झील भी फरीदाबाद में है। और हथनी कुंड बैराज जो है वो कहाँ पर है? यमुनानगर में है। ताजेवाला नामक जो स्थान है वहाँ पर हथनी कुंड बैराज है, जो पश्चिमी यमुना नहर है और पूर्वी यमुना नहर जो है वहाँ से अलग होती हैं, यमुना नदी से निकाली गई हैं। अब ये जो कब बनवाया गया था हथनी कुंड बैराज, ये जो है 1996 में, 1996 से लेकर 1999 तक जो है इसका निर्माण हुआ था, बनाया गया था इसको। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो है जो सिंचाई करना है वो था, इरिगेशन होता था। और इससे पहले यहाँ पर ताजेवाला हेड था जो कि 1873 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1873 में बनाया गया था। और इससे 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही हथनी कुंड बैराज जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मई 2015 में डैश को हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया है। तो किसको किया गया है? ये किया गया है डेफिलैम्पिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। तो किसको माना जाता है? शेख मोहम्मद तुरक को माना जाता है। रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित कृतियाँ प्रसिद्ध हरियाणवी कवि। कौन से हरियाणवी कवि की हैं ये कृतियाँ? तो ये किसकी हैं? खुशीराम शर्मा की हैं। किसकी हैं? खुशीराम शर्मा जी की हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्यपरक डैश प्रजनन केंद्र है। तो ये कौन सा प्रजनन केंद्र है? ये भारतीय गिद्ध प्रजनन केंद्र है। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। जो भारत प्रताप जो पत्रिका है उर्दू में लिखी गई है, और उसका संपादक कौन था? उसका संपादक जो है बालमुकुंद गुप्त जी थे। फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु डैश को सर्वाधिक सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो वो किसको मिला है? वो मिला है बलजिंद्र कौर को। किसको मिला है? बलजिंद्र कौर जी को मिला है। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है, और उस पत्रिका का क्या नाम है? तो उसका नाम है हरियाणा संवाद। क्या नाम है उस पत्रिका का? हरियाणा संवाद। हरियाणा साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो पूछा जाता है तो वो हरिगंधा है। ठीक है, क्या है? हरिगंधा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 1 सितंबर 1872 को आया था। निम्नलिखित में से किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है? तो कौन सी पोर्ट का नाम बदलकर रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर रख दिया गया है। इसके बाद देखिए जो कांडला पोर्ट है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट किसका नाम रख दिया गया है? कांडला पोर्ट का नाम बदलकर रख दिया गया है। कोलकाता पोर्ट का अभी हमने पढ़ा क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है नाम रखा गया है। इसके बाद विशाखापट्टनम पोर्ट जो है देश का सबसे गहरा जो है पोर्ट है, शी पोर्ट जो बंदरगाह है, और यहाँ पर क्या किया जाता है? जल जो यान है उनका निर्माण किया जाता है, जो नौकायान वगैरह है। इसके बाद मुंबई पोर्ट को जो है फ्रंट बे के नाम से भी जाना जाता है।
2019 में विश्व में शीर्ष शूटिंग राष्ट्र कौन सा रहा है, तो वो कौन सा रहा है, इंडिया रहा है, अपना भारत। इसके बाद देखिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 8 वंडर्स ऑफ SCO लिस्ट में किसको शामिल किया गया है, तो ये किसको शामिल किया गया है, ये किया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल। देखिए जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। अभी जो है इसका निर्माण कंप्लीट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब जो है ये विश्व की सबसे दूसरी जो एक तरीके से ये बिल्डिंग है वो कौन सी है, स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्ध। जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है वो विश्व की दूसरी बन जाती है। इससे पहले जो है विश्व की पहली होती थी वो जब तक स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण नहीं किया गया था। अब जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किसको समर्पित है, तो वो वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है, जिसको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जो 262 देसी रियासतें थी उनको एक करने का काम किया था इन्होंने, उन 562 देसी रियासतों को। 31 अक्टूबर 2013 को पटेल की जन्मदिन के ऊपर जो है इसको बनवाया गया था, और ये कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। भरूच एक जो है जगह का नाम है, उसमें नर्मदा जिले के अंदर ही स्थित है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 182 मीटर है। और अगर इसका जो बेस है उसको भी साथ में हम मिला के बताएं तो उसमें है 240 मीटर। अगर बेस को हटा दिया जाता है तो 182 मीटर है, और बेस के साथ कितनी है, 240 मीटर है। और जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्ध, वो कितने मीटर है, 208 मीटर है। कितने मीटर है, 208 मीटर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और जो है दूसरी शताब्दी में इसको बनवाया गया था। और ये बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो कि 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। और 1983 से यूनेस्को ने इसको किसमें शामिल कर लिया है, विश्व धरोहर में, किसको, अजंता की गुफाओं को। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ताजमहल आगरा में है, सबको पता है। इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन होते थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन होते थे, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार होते थे। इसके बाद देखिए हाल ही में असम की विरासत की खोज पर कॉफ़ी टेबल बुक किसने जारी की है, तो जो हाल ही में असम की विरासत की खोज पर कॉफ़ी टेबल बुक जो है वो किसने जारी की है, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी की है। किसने जारी की है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी की है। इसके बाद देखिए यूनेस्को के अनुसार विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है, तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग जो विश्व शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे इंडिया में कैसे कौन सी डेट को होता है, 5 सितंबर को होता है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ये कौन से भाषा परिवार की भाषा है, भारोपीय। रोगी, उत्कट, जिजीविषाथी, शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें मतलब जिजीविषा कैसे लिखा जाता है, वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, यशोदा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अगर हम इसकी संधि करेंगे तो यश के पीछे जो है क्या आ जाएंगे, विसर्ग आ जाएंगे। ये विसर्ग जो होते हैं जिसके पीछे आते हैं उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। सुर और तुलसी की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस जो है वो 11 प्रकार के होते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है, उसको यति कहा जाता है। इसके बाद मंगल भवन, अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, इनमें से किस छंद का यूज़ किया गया है, किस छंद को प्रयोग में लाया गया है, तो चौपाई को लाया गया है। तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका मतलब होगा दोनों चालाक। मुख्य का विलोम, मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा, गौण। निम्नलिखित में से पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो मशीन लैंग्वेज है। नीचे दिए गए विकल्पों में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो कौन सी है, पास्कल है। इंट्रानेट क्या है, तो इंट्रानेट जो है एक प्राइवेट नेटवर्क है। निम्नलिखित में से बाइनरी संख्या के एग्जाम्पल, बाइनरी संख्या जो होती है वो 0 और 1 से मिलकर बनी हुई होती है, तो इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर एक जो क्वेश्चन था 55 नंबर वो रह गया हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से, वो है फायरफॉक्स। यानी कि विंडोज़, मैक ओएस और जो लाइनिक्स हैं वो क्या है, तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायरफॉक्स जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर हमने जो है लगभग 60 के नियर अबाउट क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो हमारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको
ये जो है थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पर साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी हम कर लेते हैं डिस्कस। निम्नलिखित में से किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, मतलब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको पौधे से प्राप्त किया जाता है। जैसे देखिए, जो ऊन है उसको भेड़ से प्राप्त किया जाता है, जो रेशम है उसको किससे किया जाता है, जो रेशम का कीड़ा होता है उसके कोकून से हम उसको प्राप्त करते हैं, और जो नायलॉन है वो एक पौधे से या फिर जीवधारी से, दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा जूट। जूट को हम किससे प्राप्त करते हैं, पौधे से प्राप्त करते हैं। आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस मौजूद होती है, तो यहाँ पर कौन सी गैस रहेगी, इसमें रहेगी आपकी नाइट्रोजन गैस। देखिए, जो नाइट्रोजन गैस है वो कैसी है, गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन है। ना ही तो उसका कोई रंग है, ना ही उसका कोई टेस्ट है, इसलिए उस गैस को उसमें भरा जाता है। वो उनको ताज़ी रखती है, उनको बासी नहीं होने देती। एक तत्व जिसमें धातुओं और अधातुओं के बीच के गुण होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको नॉन मेटालाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन मेटालाइड। काय केंद्रित घन संरचना में प्रति सेल इकाई संख्या डैश होती है, तो कितनी होती है, 4 होती है। निम्न में से कौन सी बनौली प्रमेय को सही से परिभाषित करता है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जब कभी द्रव्य की गति में तेजी होती है तब द्रव्य की स्थितिज ऊर्जा एक समक्षणिक उसमें धीमापन आ जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो ये आज का प्रैक्टिस सेट है अच्छा लगा होगा। थैंक यू।